हेलो नमस्कार, आप सभी का मैं मेरे चैनल कोड से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर एक बार फार्मेसी लॉ से जुड़ा हुआ एक मसला आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगा, जिससे जुड़ा हुआ एक काफ़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट है जो कि एनसीडीआरसी और सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्करेंट फाइंडिंग है। कॉन्करेंट यानी कंटिन्यूड फाइंडिंग, जो निचली कोर्ट की फाइंडिंग होती है, उसी कोर्ट की फाइंडिंग को अगर ऊपर की अदालत अगर कंफर्म करती है तो उसे कॉन्करेंट फाइंडिंग कहते हैं, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है। उसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो ये मसला जो है ये बेसिकली जो एनसीडीआरसी यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये जो नई दिल्ली में ये जो है नेशनल कमीशन है, इसके पास एक कंप्लेंट दायर की जाती है एनसीडीआरसी में, और वो कंप्लेंट दायर की जाती है ग्लैक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल्स के अगेंस्ट में। और कंप्लेंट का मेन एलिगेशन ये था, जो कंप्लेनेंट है बेसिकली प्रकाश बांक, ये जो कंप्लेनेंट है इनका वो कंप्लेंट था जिन्होंने 90 लाख का क्लेम किया था डेफिशिएंसी एंड नेग्लिजेंसी के लिए, डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विस और नेग्लिजेंसी के लिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास उन्होंने कंप्लेंट दायर की थी। अब ये जो कंप्लेंट का बेसिक क्रक्स ये था कि उन्होंने जो है एक वैक्सीन जो है ऑन प्रिस्क्रिप्शन, या जो है जिस वैक्सीन का नाम है एंजेरिक्स बी वैक्सीन, ये एंजेरिक बी वैक्सीन का डोज उन्होंने लिया था डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, यानी कि जो उनके फैमिली डॉक्टर है उनके प्रिस्क्रिप्शन के तहत इस डोज को लिया था, उन्होंने वैक्सीन डोज को लिया था। और उनके घर में भी जो है उनके रिलेटिव्स में जो है वो भी फैमिली से जो नोन लोग थे वो भी डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए थे। तो ये डोज उन्होंने लिया, तो उनको जो डोज लेने के बाद में उनको एक इन्फेक्शन सा हो गया, जो कि उनका एलिगेशन था कि ये साइड इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है। इन्फेक्शन का नाम जो है मायोसिटिस, ये एडवर्स रिएक्शन हुआ उनका बेसिकली डोज लेने के बाद में। तो उन्होंने इस एडवर्स रिएक्शन होने की वजह से, क्योंकि जो वैक्सीन का डोज लिया उसके तुरंत बाद इनको ये मायोसिटिस, ये इस तरह का जो है एडवर्स रिएक्शन हुआ इंजेक्शन के बाद में। तो उन्होंने ये एनसीडीआरसी के पास में कंप्लेंट दायर की, 90 लाख का क्लेम किया नेग्लिजेंसी और डेफिशिएंसी के लिए। तो ये उनका बेसिक क्रक्स था। उनका कहना था कि ये जो वैक्सीन है एंजेरिक्स बी, इसके लिटरेचर में इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में लिखा जाना चाहिए था, जो कि मूल तरह से लिखा हुआ नहीं था। और मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट यानी कि जो मायोसिटिस जो हुआ, इस तरह के किसी भी एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में जो वैक्सीन का लिटरेचर है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ बनती हैं उनका अपना एक लिटरेचर होता है, प्रिस्क्राइब लिटरेचर होता है, जो दवा कंपनियाँ जो पैकेजिंग के साथ में जो पैकेट होता है उसके पीछे डिस्क्राइब भी करती है, इंग्रेडिएंट डिस्क्राइब करती है, उसका पूरा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी उसमें लिखा रहता है। जो छोटी सी पैक होती है, बड़ी सी पैक, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब लिया रहता है। मोड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है, कौन किसने प्रिस्क्राइब करना चाहिए वो भी लिखा रहता है। वो सब पूरा उसमें लिखा रहता है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो नॉर्म्स है उसको बाकायदा फॉलो करते हुए इनका कहना था कि वो उस तरह का लिटरेचर जो है, कंप्लीट लिटरेचर, वो अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इसलिए ये नेग्लिजेंसी है, और इसके डेफिशिएंसी के लिए उनको जो
जो है 90 लाख का जुर्माना होना चाहिए। तो वो क्लेम उन्होंने एनसीडीआरसी के पास में 25 अप्रैल 2012 को ये जजमेंट एनसीडीआरसी ने दिया। कंप्लेंट उसके पहले फाइल हुई होगी, तो इस कंप्लेंट को उन्होंने खारिज किया, एनसीडीआरसी ने खारिज किया। मेन उनका कहना था कि ये जो क्लेम है इनका, ये बेसलेस क्लेम है, और ये जो डेफिशिएंसी मतलब जिस लिटरेचर के एब्सेंटिज्म की बात कर रहे हैं, वो इस तरह का जो इनका कहना है कि ये लिटरेचर नहीं है, उसके वजह से हुआ है। इसके बारे में कोई तथ्य या प्रमाणित डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए नहीं है। किसी भी अपने एफिडेविट्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत इन्होंने इसको प्रमाणित किया नहीं है। और वैसे भी जो ग्लास्को की तरफ से जो सबमिशंस किए गए थे, उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया कि इस तरह से मिनिमम जो एडवर्स इफेक्ट है उसकी संख्या भी अगर करें तो 0.02 इन 1 मिलियन है। तो जो अपने आप में बहुत ही नेग्लिजेंट एडवर्स इफेक्ट का या साइड इफेक्ट का जो है ये कहा जा सकता है कि अगर मिलियंस में, मतलब जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हो कई सारे मिलियंस में होते होंगे, उसमें से अगर 0.02 इन 1 मिलियन अगर कोई ऐसा केस आता होगा, तो उसको आप जरा भी ये नहीं कह सकते कि वो डिफिशिएंसी या नेग्लिजेंसी के हिसाब से होता है। और इस तरह का लिटरेचर जो है वो अगर वो नहीं भी लिखा है तो वो अमाउंट नहीं किया जाएगा या उससे कहा नहीं जाएगा कि वो डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द सर्विस ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये बेसिकली जो है एनसीडीआरसी का अपना फाइंडिंग था, जिसके तहत ये जो है कंप्लेंट डिसमिस किया जाता है। और ख़ास करके ये जो शख्स है जो मतलब जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, उनके फैमिली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में उन्हें ये डोज दिया गया था। और उनके फैमिली डॉक्टर के अलावा इनके घर में भी जो है इनके रिलेटिव्स डॉक्टर थे, तो उनके सारे लोगों के सलाह मशवरे के बाद में इनको ये इंजेक्शन दिया गया था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन हुआ था वो 3rd टाइम हुआ था, इसके पहले 2 डोज हो चुके थे, तो 3rd एडमिनिस्ट्रेशन था। तो कोर्ट का अपना जो कहना था कि मसल बायोप्सी जो है कंप्लेनेंट की तरफ से वो फर्निश नहीं की गई थी। और कोर्ट का अपना जो इन वर्बिटम कहूँ तो कोर्ट फाउंड दैट द मसल बायोप्सी वाज नॉट फर्निश्ड बाय द कंप्लेनेंट डिस्पाइट बीइंग आस्क्ड टू डू सो बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी। यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो यहाँ पे जो है ग्लास्को फार्मा थी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप मसल बायोप्सी सबमिट किए, लेकिन किसी भी मोड पे एनसीडीआरसी में भी ये मसल बायोप्सी जो है कंप्लेनेंट की तरफ से फर्निश नहीं की गई थी। तो ये एक वैग्यू सा एक क्लेम था, एक कहते हैं ना कि मालाफाइड कंप्लेंट था इस कंपनी के खिलाफ, ग्लासो कंपनी के खिलाफ, जिसमें जो उनके फैमिली डॉक्टर के कहने पे वो जो डोज एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है उस पर्टिकुलर वैक्सीन का, जिसे एनर्जिक बी वैक्सीन कहा जाता है, और वो भी उनके फैमिली में और भी जो रिलेटिव्स हैं उनके डॉक्टर के कहने पे ये शख्स, ना ही ये शख्स, इनके मतलब बीवी बच्चों को भी दिया जाता है। और 2 डोज देने के बाद में 3rd डोज में सिर्फ इनको ही जो है एक एडवर्स अफेक्शन होता है, जिस एडवर्स रिएक्शन होता है जिसे कहा गया मायोसिटिस एडवर्स अफेक्ट। तो इस तथ्य को जब एक्सेप्ट किया फार्मा कंपनी की तरफ से, जो दलीलें दी गई, लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, द क्वांटम ऑफ एडवर्स इफेक्ट इन द मिलियंस, उसका भी उन्होंने टेस्टिमनी दिया। और फिर बायोप्सी रिपोर्ट रिपीटेडली मांगने के बाद भी नहीं दिया। और कोर्ट का ये भी कहना था कि जो फैमिली डॉक्टर थी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, ना कि फार्मा कंपनी की थी। फार्मा कंपनी का जो स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर और लिटरेचर होता है किसी भी ड्रग्स के बारे में वो तो था, तो इसलिए आप इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट था कंप्लेनेंट के ऊपर, और इसी लिहाज से ये जो है कंप्लेंट डिसमिस किया, जिसको इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, इनकी बेंच ने
इसकी सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। और उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो नोटिंग थी, द कोर्ट नोटेड दैट द कंप्लेनेंट हैड फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट ही हैड सफर्ड द एडवर्स रिएक्शन ड्यू टू द वैक्सीनेशन एक्सेप्ट फॉर द अपीलेंट अज्यूमिंग दैट, ये उनका एजम्पशन था, मतलब कोर्ट का कहना था, एक्सेप्ट फॉर द अपीलेंट अज्यूमिंग दैट ही हैज सफर्ड माइसोसिट्स and the cause for the same was energic B vaccine being administered. The same has not been established with the minimal required evidence to conclude even on the preponderance of the probability. The court further held that non-mentioning of mysocysts as an adverse reaction in the literature accompanying the injection or on the vial did not amount to deficiency of service on the part of the pharmaceutical company, more particularly when the adverse reaction was to the minimal level, that is 0.02 in 1 million. The court also took into account of the affidavit of the manufacturer which indicated that detailed procedure was followed in certification of the drug. ये बहुत important था। फिर कोर्ट का आगे कहना था कि the drug was not available for administration without doctor's prescription. Court further said that family doctor also owed a duty to his patient, adding that if the family doctor had prescribed the said drug, it was incumbent on him to know more details about the vaccination before prescribing or administering the same. और यहाँ पे एक मेन जो चीज़ कोर्ट ने ऑब्जर्व की, कोर्ट ने कहा कि जो फैमिली डॉक्टर को तो इस नेग्लिजेंसी कंप्लेंट में पार्टी ही नहीं बनाया, तो उस लिहाज से भी ये डिफेक्टिव कंप्लेंट थी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कोर्ट ने मद्देनज़र रखते हुए खास करके उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया जो ग्लास्को की तरफ से सबमिशन था कि ये जो ड्रग जो इनको एडमिनिस्ट्रेट किया गया, फैमिली डॉक्टर के अलावा भी इनके घर में भी और डॉक्टर थे जिनको इन्होंने कंसल्ट किया था या कंसल्ट किया था। तो इसी लिहाज से कंक्लूडिंग पार्ट में इन द सर्कमस्टेंसेस एज इन द इंस्टेंट केस it is not just the manufacturer and the consumer are involved, but a medical professional who ought to have knowledge of the product and before administering had an opportunity to advise the appellant on the same aspect had not made any efforts. He cannot claim the same. He cannot claim to become wise in hindsight. मतलब फैमिली में भी डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर भी है, सबकी सलाह मशवरा के बाद भी अगर आप लेते हैं और वो ये नहीं बता सकते कि इसका आपको एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, जबकि ये थर्ड टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, तो इस लिहाज से इसमें कोई केस नहीं बनता है जिसके तहत आपको ये जुर्माना जो है 90 लाख का जो आपने मांगा है NCDRC की कंप्लेंट के अंदर, जिसे NCDRC ने राइटफुली रिजेक्ट किया, तो हम भी रिजेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट कॉन्करेंट फाइंडिंग में NCDRC के जजमेंट को अपहोल्ड किया और जो ये क्लेम था 90 लाख का इस कंप्लेनेंट की तरफ से ग्लास्को फार्मा कंपनी के खिलाफ उसे खारिज किया। तो इसी के साथ ये आज का फाइनल एपिसोड फार्मा लॉ के ऊपर समाप्त करता हूँ। फिर अगले हफ्ते मिलूँगा, कल नहीं, परसों नहीं, अगले हफ्ते मंडे से शुरू करूँगा फिर एक नए चैप्टर के साथ में जो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा होगा। तो मिलते हैं मंडे नए चैप्टर नए एपिसोड के साथ। मेरे चैनल पे आप मुझसे जुड़े रहेंगे इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ मैं आप सभी से साइन ऑफ होता हूँ। और हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड एंड एन्जॉय द मानसून बट विथ केयर। थैंक यू।